मेरा नाम दीपाली है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 2 महीने पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो रही थी। उस लड़के का नाम सुभाष था। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हर लड़की को अपनी शादी की बहुत खुशी होती है। वो अपनी शादी के सुहाने सपने सजाने लगती है। यही सारी फीलिंग्स मेरे दिल में भी जाग रही थी और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपनी शादी की खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे और मेरी पूरी फैमिली भी मेरी शादी से बहुत खुश थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था, इसलिए मेरी शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। बेड पर मेरी शादी का रेड कलर का लहंगा रखा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से खुश होते हुए कहा, माँ, ये लहंगा कौन लाया है? वो लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरी माँ ने कहा कि बेटी, ये तुम्हारी ससुराल से आया है। माँ ने बताया तो मेरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। इतने प्यारे कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, कपड़े तो अच्छे हैं, लेकिन चूड़ियाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आई। चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। मेरी माँ कहने लगी, बेटी, भगवान का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिली है, वरना तो बहुत सी लड़कियों को तो अच्छा सामान भी नहीं मिल पाता। माँ कहने लगी, तुम्हारी ससुराल और ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा है कि सारे रिश्तेदारों ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतज़ाम करवा दिए, वरना मैं तो इतनी ज़्यादा गरीब औरत हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर ही नहीं पाई थी। मेरी माँ बड़ी हैरानी से ये बात कह रही थी। मेरी माँ ने मेरी शादी का सामान और मेरी शादी के कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था, वरना तो हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मेरी शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की। मैं भी भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतज़ाम हो चुके थे और भगवान का बहुत शुक्र था कि शादी भी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। मुझे अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना था। मैं पार्लर में तैयार हुई थी, इसलिए मैंने पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि ये मेरी एक चाहत थी और ये तो हर लड़की की चाहत होती है कि वो अपनी शादी पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। फ़िलहाल मेरी शादी होने का वक्त भी आ गया था। फ़िलहाल मैं पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल में पहुंच चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे ससुर की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और मेरे अपने परिवार में भी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तब हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी के दोस्त की बहन ने हमारा ये रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे मेरे कज़िन की बर्थडे पार्टी में देखा था। वहाँ पर वो मुझे देखने के अगले दिन ही अपने भतीजे के लिए रिश्ता लेकर आ गई थी। सारे लोग ही मेरे ससुराल की बड़ी तारीफ किया करते थे और सबसे ज़्यादा तारीफ तो मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उसके घर की रानी बनकर रहोगी। वैसे मैं अपने ससुराल के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी जिंदगी से बोर हो गई थी। आखिर इस गरीबी भरी जिंदगी में रखा ही क्या था? रिश्तेदार भी तो तब तक ही होते हैं जब तक हमारे पास पैसा होता है। मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उस टाइम मैं छोटी थी। मेरी माँ ने मुझे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके पढ़ाया लिखाया था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। मेरे पैदा हो जाने के बाद मेरी माँ के कोई औलाद ही नहीं हुई थी और फिर उसके बाद मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने कभी दोबारा शादी नहीं की थी, क्योंकि उनको हमेशा मेरी परवरिश की फिक्र लगी रहती थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दूंगी, इसलिए मेरे जवान होते ही मेरी माँ ने भी मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ के मायके वालों और उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। मेरी माँ ने जो किया था वो खुद अपनी मेहनत की कमाई से किया था। यहाँ तक कि किसी ने मुसीबत के टाइम पर भी कोई मदद भी नहीं की थी। तभी तो मेरी माँ चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे, ताकि ऐसा न हो कि कभी जिंदगी उन्हें भी धोखा दे जाए और उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने मेरी खुशी की खातिर बहुत कुछ किया है।
हर तरफ से नाउम्मीद होकर हम दोनों माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल की थी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो मेरी माँ और भी ज़्यादा मेहनत करके मुझे और पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ही अपनी माँ से आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया था। और फिर मेरी माँ की तबीयत भी किसी न किसी दिन बहुत ख़राब हो जाती थी। हाई स्कूल करने के बाद ही मैंने पढ़ाई को टाटा बाय बाय कह दिया था और फिर घर चलाने के लिए माँ की हेल्प करने लगी थी। मुझसे सिलाई बहुत अच्छी आती थी, इसलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया था और इसी तरह मैं भी पैसे कमाने लगी थी। मैं कपड़े सीने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, इसीलिए कम टाइम में ही बहुत जल्दी मेरे पास ज़्यादा कपड़े सिलने आने लगे थे और मेरे पास काफ़ी सारी रकम भी जमा होने लगी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए लेकर आते थे और इसी तरह से मेरी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी थी। इसी रूटीन के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए मुझे लगभग 1 साल हो गया था। अब मैं 24 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्द से जल्द अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थी। रिश्ते तो मेरे बहुत आते थे, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता और अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वो मेरी शादी किसी अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में करना चाहती है और मेरी शादी जो अब अच्छे परिवार में हो रही थी वो सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं और कोशिशों का ही नतीजा था। और फिर बैठे बिठाए ही हमें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था और लड़के वाले मुझे पहली नज़र में ही पसंद करके चले गए थे। हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ को मेरे दहेज की भी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ सामान रखा हुआ था वही मुझे दे दिया था। इस बात पर तो हम लोग सबसे ज़्यादा बेफिक्र और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी गुजर गए थे और शादी का दिन भी करीब आ गया था, जबकि हमारे रिश्तेदार तो कभी हमारे बुरे दिनों में क्या, कभी हमारे अच्छे दिनों में हमारा हौसला तक बढ़ाने नहीं आए थे। इसलिए मेरी माँ ने किसी रिश्तेदार को मेरी शादी पर नहीं बुलाया था और सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही मेरी शादी में बुला लिया था। मेरे ससुराल वालों ने हमारी गरीबी देखते हुए मेरी माँ से हर बड़े खर्चे को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ से जितनी कोशिश हो सकी मेरी शादी को अच्छा और धूमधाम से करने की कोशिश की थी। वो लोग टाइम से बारात लेकर शादी हॉल पहुंच चुके थे और फिर सबके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई थी। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखा था। वो बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। मैं भी बहुत खूबसूरत थी और मुझे पता था कि मेरा पति भी मुझे पहली नज़र में देखते के साथ ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद सारे मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। मैं रोते हुए अपनी माँ से मिलकर ससुराल में खुश रहने की बहुत सारे आशीर्वाद लेकर और अपनी माँ को तसल्ली देकर अपने ससुराल वालों के साथ अपनी ससुराल विदा होकर आ गई थी। घर पहुँचते ही सबसे पहले मुझे मेरी सास के कमरे में बैठा दिया गया। फिर 2-3 रस्में की गईं। कुछ रस्मों के बारे में तो मैं जानती भी नहीं थी और कुछ के बारे में जानती थी। मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सब लोगों के बीच बैठी हुई थी और सारी रस्मों को भी अच्छे तरीके से निभा रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन की ही दुल्हन थी और पहले ही दिन में अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उन सब का दिल उदास नहीं करना चाहती थी। तभी चुपचाप बैठी सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी। जैसे जैसे वो लोग कह रहे थे वैसा ही मैं कर रही थी। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर चली गई थी, जो कि मेरे पति का था, और अब मुझे भी इस कमरे में ही रहना था। कमरे में चारों तरफ फूलों की सेज लगी हुई थी और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी की हुई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बेड पर बैठने के लिए बोल दिया था और मेरे लहंगे को चारों तरफ से फैला दिया गया था। मैं बिल्कुल एक हीरोइन की जैसी लग रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट जाग रही थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार धीरे धीरे लंबा होता चला जा रहा था, क्योंकि मुझे बेड पर बैठे हुए 1 घंटा हो गया था और मेरा पति था कि कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई थी मैंने अपने पति को थोड़ा सा भी बोलते हुए या मुझसे बात करते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति की अभी तक आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इसी तरह से बैठे बैठे लगभग मुझे 2-3 घंटे गुजर गए थे और मेरी आंख लग गई थी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी।
अचानक जब मेरी आंख खुली तो तब भी मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था और मैं आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी थी। न जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक दरवाजे की आहट की आवाज़ से मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे में मुझे कोई नज़र नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था। लेकिन हैरत की एक वजह यह भी थी कि कमरे के अंदर मेरे पति के साथ साथ एक लड़की भी आई थी जो बिल्कुल पागल सी लग रही थी और उसकी हरकतें भी बिल्कुल पागलों वाली थीं। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और वो बार बार सर को बुरी तरह से खुजा रही थी और अजनबियों की तरह पूरे कमरे को ऐसे देख रही थी जैसे वो कमरे में पहली बार आई हो और उसने कमरे की हर चीज़ को ही पहली बार देखा हो। मैंने हैरत से पहले उसे और फिर अपने पति को देखा जिसने उस पागल औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बड़ी परेशान और हैरान अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी और उन दोनों के करीब चली गई थी। वो पागल औरत तेजी से मेरे पति के पीछे छुपने लगी, जैसे वो मुझसे डर रही थी। मैंने अपने पति सुभाष से पूछा कि ये कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है। तो पहले सुभाष ने उस पागल लड़की को अपने करीब खींच लिया और अपने बराबर में खड़ा कर लिया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये मेरी पत्नी है और चलो इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। अपने पति की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आज ही तो मेरी शादी हुई थी और वो आज ही एक पागल सी औरत को हमारे कमरे में लाकर मुझसे कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है और इसे अपनी तरह तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने अपने पति से कहा, ये आप क्या कह रहे हो? ये आपकी पत्नी कैसे हो सकती है और मैं इसे कैसे अपनी जगह तैयार करके बैठा दूं? आपकी पत्नी तो मैं हूं, जबकि आज ही हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों ने एक साथ साथ फेरे लिए और आपने ही तो मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आज सब लोगों के सामने हमारी शादी हुई है। मैं बुरी तरह से सदमे में चली गई थी और अपने पति से रो रो कर ये बात कह रही थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने कहा ना कि ये मेरी पत्नी है और तुम इसको बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो और उसके बाद तुम हमारे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर अभी घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ जाएंगे। वो औरत कौन थी मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी किसी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सुलूक होता नहीं देखा था, बल्कि पति तो अपनी नई पत्नी से मिलने की और प्यार भरी बातें करने की चाह में बहुत एक्साइटेड होता है, जबकि मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी शादी की पहली रात ही मेरा पति एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर सजाने के साथ साथ मुझसे कमरे से निकल जाने को भी कह देगा और साथ में वो धमकी भी दे रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा और अगर वो मुझे घर से निकाल देता तो ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाती, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत लगन और कोशिश के साथ मेरी शादी करवाई थी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए और अपने जीते जी ही अपनी बेटी की शादी देख सके और अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश देख सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ, जिसने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गम सहे, वो मेरा भी गम बर्दाश्त करे। मैंने रोते हुए सर हिला दिया और फिर उस पागल औरत को तैयार करने के लिए राज़ी हो गई थी। मैं दिल ही दिल में परेशान हो रही थी और रो रही थी और उस पागल लड़की को अपने साथ बाथरूम में ले गई और फिर अपने कपड़े उसे पहना दिए। ये वही लाल लहंगा था जो मेरे ससुराल वालों की तरफ से मुझे शादी पर मिला था, लेकिन अब वो उस पागल औरत का भाग्य बन चुका था। वो मेरे जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, मगर उसकी किस्मत मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसे अपने कपड़े पहनाने के बाद मैंने उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए और उसे लेकर बाहर चली आई थी। मेरा पति बेड पर बैठा हुआ हमारी तरफ ही देख रहा था, जिस पर मैंने उस पागल औरत को ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठा दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी और उसके बाद उसका हेयर स्टाइल भी कर दिया। वो सारी ज्वेलरी उसको पहना दी जो कुछ देर पहले मैंने पहनी हुई थी। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि डर और परेशानी के साथ साथ मुझे उलझन भी बहुत सता रही थी। न जाने मुझे वो पागल सी लड़की किसी दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी।
जो लड़की कुछ देर पहले पागल और बदसूरत सी दिखाई दे रही थी, उसे तैयार करने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो काफ़ी प्यारी और खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरा पति किसी और अनजान और पागल औरत को मेरी जगह दे रहा है, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वो पागल औरत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपने कपड़े और ज्वेलरी को देखकर किसी दीवानों की तरह रिएक्ट कर रही थी और ख़ुद को शीशे में देख देख कर खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। मतलब उसे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वो तैयार है और खूबसूरत लग रही है। मैंने तैयार करके उसे गौर से देखने के बाद अपने पति की तरफ देखा तो वो सर हिलाकर बेड से उठकर उसके करीब आया और उसको गौर से देखने लगा। उसके बाद मेरी तरफ देखकर मुझे वहां से निकल जाने को इशारा करने लगा। मैं उस पागल लड़की का दुपट्टा सर से उड़ाती हुई बाहर आ गई। मैंने अपना मेकअप भी उतार दिया था और मेरा चेहरा साफ हो गया था और शरीर पर उस पागल लड़की के फटे पुराने कपड़े थे। अगर कोई भी मुझे देखता तो यकीन नहीं करता कि कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी वो मैं ही थी। उस टाइम तो मैं वो पागल औरत लग रही थी जिसको मेरा पति लेकर अंदर आया था। इस वक्त तो मैं ही पागल लग रही थी कि घर मेरे लिए भी अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी। तभी मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं रात के इस टाइम कहाँ जाऊं, और अगर किसी के कमरे में जाती तो वो मुझसे पूछता कि मैं इस हाल में अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हूँ। डाइवोर्स के डर ने मुझे रोक कर रखा था। तभी मैं चुपचाप अपने पति के कमरे के बाहर आकर बैठ गई थी और मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मुझे परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वहीं बैठी हुई थी जब अचानक मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक कर इस तरफ देखने लगी तो सामने ही मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठा हुआ देखा तो वो चौंक गया और फिर वो कुछ ही देर बाद मुझे बिना कुछ कहे बगैर ही मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मेरा चेहरा छुपा होने की वजह से वो मुझे देख नहीं पाया था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए तो वो मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले जाने लगा, जिस पर मैं चुपचाप उसके साथ चलने लगी कि अगर मैं मुंह खोलती तो इसमें भी मेरी ही बेइज्जती होती कि शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो शायद मुझे ही वो पागल औरत समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि वो उनकी कुछ न कुछ तो लगती थी, मगर क्या लगती थी ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा देवर मुझे एक कमरे में लेकर पहुंचा जहां पर अंधेरा छाया हुआ था। शायद ये घर का स्टोर रूम था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की। मैं अब तो रिलैक्स थी, लेकिन मेरे होश तब उड़े जब उसने मुझे रस्सी से बांधने के बाद अचानक मेरे सामने बासी रोटी और ठंडी सब्जी रखी थी, जिसके साथ कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई थी। मतलब वो खाना खिलाने के बाद मुझे दवाइयाँ भी खिलाने वाला था, जो शायद उस पागल औरत की थी। और मैं ये दवाइयाँ हरगिज़ नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे। उसने कहा कि खाना खाओ, मगर मैंने अपना सर तेजी से इनकार करते हुए हिला दिया कि मुझे नहीं खाना। जैसे ही मेरा सर ना में हिला तो मेरे सर से दुपट्टा उतर गया, जिसकी वजह से मेरा चेहरा उसके सामने आ गया। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से हैरान हो गया था और वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज में बहुत हैरानी से मुझसे पूछा, जैसे उसे अभी अभी यकीन आया हो कि ये वो पागल औरत नहीं बल्कि मैं हूँ जो आज ही उसकी भाभी बनी है। उसके सवाल पर मुझे रोना आने लगा था। उसने आगे बढ़कर मेरी रस्सियाँ खोल दी और मुझे आज़ाद कर दिया, जिस पर मैंने दुपट्टे को ठीक से ओढ़ लिया। मुझे तो बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने देवर के पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी थी, जिस पर मेरा देवर सर पकड़कर बैठ गया था और कहने लगा, आपको अपना कमरा छोड़कर नहीं आना चाहिए था और आप डरकर न सिर्फ अपना कमरा छोड़कर आ गई हो बल्कि भैया की बात मानकर उस पागल को भी अपनी जगह दुल्हन बनाकर आ गई हो और खुद ने ये फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे तलाक की और घर से निकालने की धमकी दी थी। मैं गरीब लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी तलाक का सुनकर मेरी माँ जीते जी मर जाती। यही वजह है जो मैंने तुम्हारे भैया की हर बात मान ली।
उसने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और गहरी सांस भरी और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर निकल गया। मैं डरती हुई और सहमी हुई अपने देवर के पीछे कमरे से बाहर निकली और फिर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम से दूसरे एक कमरे में चली गई तो सामने ही बेड पर मुझे मेरी सास लेटी हुई नजर आई थी। उसके बाद मेरे देवर ने उनको नींद से जगाया, जो जाग जाने पर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और फिर मुझे फटे पुराने कपड़ों में देखकर दंग रह गई थी। उनकी हैरानी पर मैंने तो नहीं, पर मेरे देवर ने उनको सब कुछ बता दिया, जिस पर मेरी सास गहरा सांस भरकर रह गई थी। मुझे लग रहा था कि कुछ तो जरूर है जो मुझसे छुपाया जा रहा था। तभी मैंने पूछ ही लिया कि वो औरत कौन है जिसे मेरा पति अपने कमरे में लेकर गया और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर भी निकाल दिया। मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा किया तो वो बाहर चला गया। तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और बताने लगी कि वो उनकी पड़ोस में रहने वाली सहेली की बेटी है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो अकेले ही अपने घर में रह रही थी और मेरी सास भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और इसी वजह से उसका मेरी सास के घर में आना जाना भी काफ़ी हो गया था और मेरी सास ने उसकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह ही की थी। मेरी सास ने कभी उसको कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी थी और उन्होंने उसका हमेशा ख्याल रखा था। वक्त गुजरता रहा और वो भी उनके बच्चों के साथ बड़ी होती रही। दोनों भाइयों में से सुभाष ही उसके सबसे ज़्यादा करीब और फेवरेट था और वो उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था, जबकि सुभाष और उसकी उम्र में 5 साल का फ़र्क था। पढ़ाई पूरी होने के बाद सुभाष ने जॉब कर ली थी। जब मेरी सास ने कहा कि वो उसकी शादी अपनी बेटी की तरह कर देगी तो उसने अपनी शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि वो किसी लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। मेरी सास ने बताया कि मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो भी उसकी खुशी को ही अहमियत देती थी। उन्होंने बताया कि इस पागल लड़की का नाम जिज्ञासा है। उन्हें नहीं पता था कि जिज्ञासा का अफेयर किस तरह से चला और किस तरह से वो उस लड़के से मिली, किस तरह से उसकी उस लड़के के साथ जान पहचान हुई थी जिससे वो प्यार करने लगी थी। मेरी सास को लगा कि शायद जिज्ञासा किसी ऐसे लड़के की बात कर रही है जो शायद उसके कॉलेज में पढ़ता होगा। इसी तरह से दोनों की जान पहचान हुई होगी। लड़का खूबसूरत और अच्छा था, इसीलिए मेरी सास ने जिज्ञासा की मर्जी के साथ उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब ये बात सुभाष को पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया था कि वो जिज्ञासा को पसंद करता है और जिज्ञासा से ही शादी करना चाहता है। बस इस बात की जिद सुभाष ने पकड़ रखी थी कि वो शादी करेगा तो सिर्फ जिज्ञासा के साथ ही करेगा। मेरी सास को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो खुश हो गई थी कि उनका बेटा उस लड़की को पसंद करता है जिसको वो इतने सालों से जानती हैं और जिसकी परवरिश उन्होंने खुद ही की है। और इस बात से तो डबल खुश थी कि वो जिज्ञासा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर जब जिज्ञासा को ये बात पता चली कि सुभाष जिज्ञासा से बहुत प्यार करता है तो शायद जिज्ञासा ये सह नहीं पाई और उनकी फैमिली से नफरत करने लगी। उन्होंने जिज्ञासा को इस बारे में कुछ नहीं बताया और सुभाष को ये कहकर खामोश करवा दिया कि जिज्ञासा शादी के लिए तैयार नहीं हो रही और ना ही वो सुभाष से शादी करना चाहती है। ये सुनकर सुभाष भी खामोश हो गया और बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया था और जिज्ञासा की शादी में भी शामिल नहीं हुआ। जिज्ञासा की शादी जल्द ही उस लड़के के साथ करवा दी गई थी क्योंकि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। जिज्ञासा को विदा करने के बाद सुभाष की माँ बहुत ज़्यादा तसल्लीमंद हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जिज्ञासा की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब जिज्ञासा वापस आ गई। वो अपनी ससुराल में रह रहकर पागल सी हो गई थी और ये बात पता चली कि उसका पति उसे डाइवोर्स देकर कहीं फरार हो गया था। उसकी और जिज्ञासा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और जिज्ञासा के सोने के जेवर और कुछ पैसे और सारा कीमती सामान लेकर उसके पति ने उसे तलाक दे दी और वो फरार हो गया। लेकिन वो कहाँ चला गया था ये बात कभी किसी को पता नहीं चल सकी थी। मतलब कि उसने जिज्ञासा के साथ फ्रॉड मैरिज की थी और मासूम सी जिज्ञासा उसकी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। जिज्ञासा प्रेग्नेंट थी और ये खबर उसके लिए किसी बड़े शॉक से कम नहीं थी।
उसके दिमाग को सदमा लग गया था और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। और फिर वो पूरी तरह से पागल तब हुई जब उसने अपना बच्चा खो दिया। उसका मिसकैरेज हो गया था। वो छत पर ठोकर खाकर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से पागल हो गई। सुभाष को जब इस बारे में पता चला तो वो वापस आ गया और जिज्ञासा को संभालने लगा और उसका इलाज करवाने लगा। मगर डॉक्टर का कहना था कि शायद ये अब ठीक नहीं हो सकेंगी। डॉक्टर का कहना था कि जिज्ञासा को दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, जिसकी वजह से वो अब अपने होशो हवास में नहीं है। अगर उसके साथ फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद वो ठीक हो जाए और उसको सब कुछ याद आ जाए, या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगी, पति होगा और बच्चे होंगे तो वो शायद ठीक हो जाएगी। सुभाष ने ये बात सुनते ही और ज्यादा हंगामा मचा दिया कि वो अब जिज्ञासा से शादी करेगा, फिर चाहे वो पागल ही क्यों ना हो। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर अपने बेटे को रोक लिया था कि वो अभी उससे शादी न करे, वो पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते 1 साल तो गुजर गया, लेकिन अभी तक जिज्ञासा ठीक नहीं हुई। तो इसका क्या चांस है कि वो शादी के बाद भी ठीक हो सकती थी। और अब तो वो पहले की तरह न ढंग से खाती है, न ही पीती है, न हिसाब से कपड़े पहनती है, बल्कि किसी को खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती। इसलिए उसे रस्सियों से बांध कर रखा जाता है, क्योंकि कई बार उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने और घर से भागने की कोशिश की थी। उन दोनों की अभी तक कोई शादी नहीं हुई। पूरे 1 साल से सुभाष की मेहनत भी कामयाब नहीं हो पाई और वो अब भी वैसी की वैसी है। इसीलिए घर वालों ने समझाकर सुभाष की शादी मेरे साथ करवा दी कि सुभाष की शादी हो जाने के बाद शायद उसके दिल से इस पागल लड़की जिज्ञासा का ख्याल निकल जाता। मेरी सास मतलब सुभाष की माँ अपनी जिंदगी में सुभाष को हंसता और बसता हुआ देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से जिज्ञासा की तबीयत खराब रहने लगी थी और सुभाष शादी के झंझटों में उसे डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा पाया था। और मेरे पति का मेरे साथ ऐसा बिहेवियर की वजह भी जिज्ञासा ही थी। वो जिज्ञासा को दुल्हन बनाकर उसे एक बार फिर से पिछली जिंदगी याद दिलाना चाहता था। तभी जिज्ञासा उसके कमरे में मौजूद थी। जबकि ये सब अपनी सास के मुंह से सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा था कि मेरा पति पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरे साथ धोखा हुआ, कि जिस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने के बावजूद भी उसकी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में तो पहले से ही कोई और मौजूद था जिसको ठीक करने और पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। शायद मेरे साथ शादी इसीलिए करवाई गई थी कि मैं गरीब थी और अपना घर बचाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा बजाया तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खुलते ही जब कमरे के अंदर देखा तो जिज्ञासा सजी सवरी दुल्हन की तरह तैयार हुई ज़मीन पर लेटी सो रही थी, जबकि सुभाष की आंखों से लग रहा था कि वो रो रहा था। मुझे उस पर और जिज्ञासा पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, मगर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। सुभाष एकदम ही अपनी माँ से गले लगकर रोने लगा, जिस पर मेरी सास अपने बेटे को तसल्ली देने लगी और उसे मेरे साथ की गई गलती का एहसास भी दिलाने लगी, जिस पर सुभाष ने मुझे शर्मिंदा होते हुए देखा और फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी सास ने सोती हुई जिज्ञासा को उठाया और फिर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गईं। उसके जाने के बाद एक बार फिर सुभाष ने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे साथ किए हुए अपने बिहेवियर की वजह बताने लगा, जो मैं पहले ही अपनी सास से सुन चुकी थी कि वो शादी नहीं करना चाहता था ताकि वो जिज्ञासा को संभाल सके और उसे ठीक कर सके। उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तो वो जिज्ञासा से शादी कर ले, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैंने सुभाष को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, जिस पर वो काफ़ी देर तक अपना गम मुझसे बांट रहा था। मुझे यकीन था कि मैं जल्दी ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। वैसे भी जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था और ना ही मैं यह सब कुछ अपनी माँ को या फिर किसी और को इस बारे में बताने वाली थी। जिज्ञासा एक मासूम सी पागल औरत थी जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे। मैं जिज्ञासा का सगी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े सब मैं ही देखने लगी थी और कोशिश करती थी कि उसके साथ अपना बिहेवियर दोस्त की तरह रखूं।
ये सब देखकर घर के बाकी लोगों के साथ सुभाष भी खुश रहने लगा था और सुभाष के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी, जिसका इजहार वो मुझे अपने प्यार भरी बातों और मेरे ख्याल रखने से करता रहता था। जिज्ञासा मुझसे काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी दवाइयाँ भी चेंज करके देखा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था। अब तो घर के बाकी लोग भी उसकी हालत को देखकर अफसोस में पड़ जाते थे, लेकिन सुभाष चाहता था कि वो ठीक हो जाए, इसलिए मैं दिलो जान से उसका ख्याल रख रही थी। बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से से उसका चेकअप करवाने के लिए मैं और सुभाष ही अस्पताल लेकर उसे जाते थे। जिज्ञासा जो पहले ऊट पटांग हरकतें करती रहती थी, अब हमेशा खामोश खामोश सी रहने लगी थी और वो अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती थी और हिलती रहती थी, उठकर बैठती भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने की अच्छी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वो कमज़ोर तो पहले से ही थी, लेकिन दिन ब दिन उसकी हड्डियां ढांचा बनती जा रही थीं, जिस पर मैंने राय दी कि उसकी पूरी तरह से चेकअप करवाया जाए। और इसी तरह से सुभाष ने उसका शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाया। लेकिन जो बात हमारे सामने आई थी, उसने हमारे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। जिज्ञासा को धीरे धीरे कैंसर होने लगा था और इस बात का हमें पता ही नहीं चल पाया था, जो कि काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही वो अब जिंदा रह सकेगी, जिस पर हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें दुख होने लगा था। हम जिज्ञासा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे और उसके कैंसर का इलाज पूरी तरह से शुरू करवा दिया था। मुझे जिज्ञासा बहनों की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद जिज्ञासा की मौत हो गई और वो सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पाते थे। ऐसा लगता था कि अभी भी वो इस घर में जिंदा है और कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन हकीकत यही थी, वो हम सबको छोड़कर जा चुकी थी और हर फिक्र से आज़ाद होकर मर चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मरने वालों पर सब्र आ ही जाता है। हमें भी धीरे धीरे जिज्ञासा की मौत पर सब्र आ गया था, लेकिन कभी कभी मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता था जिसने जिज्ञासा को धोखा दिया था और जिसकी मोहब्बत और धोखे की वजह से जिज्ञासा पागल हो गई थी। वो इंसान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा, वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिज्ञासा की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही था जिसने उसको धोखा दिया था। ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा दें, वो कभी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में जीते जी किसी न किसी से धोखा जरूर मिलता है। अगर वो इंसान जिज्ञासा की और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता और पैसे और जेवर के लालच न करता, तो आज जिज्ञासा अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो भाग्य में लिख दिया गया है। और जिज्ञासा के साथ भी वही हुआ था जो उसके भाग्य में लिख दिया गया था, जिसका दुख सारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगा। अब जिज्ञासा तो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब सुभाष की जिंदगी में सिर्फ मैं ही बची थी। धीरे धीरे सुभाष के दिल से जिज्ञासा की मोहब्बत तो निकल गई थी, लेकिन आज भी वो उसको याद करते हैं, क्योंकि वो उनकी पहली मोहब्बत थी और उन्होंने उससे शादी करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी वो उनके भाग्य में नहीं थी। सुभाष ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ बना दी गई, वो उसको ही मिलकर रहेगा। शायद जिज्ञासा और सुभाष का मेल नहीं था। जिज्ञासा के मरने के 2 महीने बाद ही सुभाष ने मेरे साथ जिंदगी की शुरुआत कर दी थी और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। और कुछ महीनों के बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी और उसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष ने मेरी बेटी का नाम भी जिज्ञासा ही रखा था, जिसे देखकर मेरे पति दिन रात खुश होते रहते और अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन आज भी हमें जिज्ञासा की बहुत याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।